शारदा को नागिन नाटक देखने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो अक्सर अपना सारा समय नागिन नाटक देखने में बिताया करती थी। उसने अपने स्मार्ट टीवी में नागिन के सारे एपिसोड डाउनलोड कर रखे थे, जिन्हें वो बार बार देखा करती थी। ऐसे ही आज भी वो चाय और पॉपकॉर्न लेकर टीवी के आगे बैठी हुई थी और कह रही थी, मैं तो पहले से जानती थी कि ये राघव नेवला है और ये शिवानी नागिन को मारने के लिए आया है, लेकिन क्या करूं, वो पड़ोसन सरोज मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रही थी। शारदा खुद से ये सब बोल ही रही थी कि तभी वहां उसका बेटा आदित्य ऑफिस से आता है और कहता है, ये क्या माँ, मैं सुबह भी आपको टीवी के आगे छोड़कर गया था और अब भी आप टीवी के सामने ही बैठी हैं। मुझे लगता है कि मुझे घर से टीवी ही हटानी पड़ेगी, वरना आप मानने वाली नहीं। तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि घर में काम वाली लगी हुई है और तू मुझे ही सुनाए जा रहा है। इस बूढ़ी माँ को बेकार में परेशान करने में मजा आता है ना तुझे? अरे नहीं माँ, मैं तो बस ये कहना चाहता था कि थोड़ा काम करते रहना चाहिए। शरीर चलता रहेगा तो बीमारियां दूर रहती हैं। हाँ हाँ, देखती हूँ। अगले हफ्ते तेरी शादी है। तेरी पत्नी आकर कितना अपना हाथ पैर चलाती है, मैं भी तो देखूं उसे कितनी बीमारियां दूर रहती हैं। शारदा और आदित्य आपस में ऐसे ही छोटी मोटी तकरार किया करते थे। आदित्य का रिश्ता काव्या नाम की लड़की से तय हो चुका था। ऐसे ही एक हफ्ता गुजरता है और काव्या से आदित्य की शादी हो जाती है। यहाँ आदित्य और काव्या शादी की रस्में कर रहे थे और वहीं शारदा अपने फोन में नागिन नाटक देख रही थी। तभी शारदा की नज़र काव्या के हाथों पर जाती है। उसके हाथों पर नीले निशान थे। ये देखकर शारदा ने मन ही मन कहा, हे भगवान, बहू के हाथ पर नीले निशान क्यों है? नीली तो नागिन भी होती है। हे राम, मेरी बहू नीली पड़ गई, कहीं ये नागिन तो नहीं? शारदा डर से थरथराने लगती है। दरअसल उसकी बहू नागिन नहीं थी, लेकिन नागिन नाटक देख देखकर उसके मन में तरह तरह के भ्रम पैदा हो जाते थे। अब जैसे ही शारदा अपनी बहू को कमरे में ले जाती है, उससे पूछती है, क्या बात है बहू, तेरे हाथों पर ये नीले निशान कैसे हैं? देख, तू मुझे सब कुछ बता सकती है, मैं हर चीज़ में विश्वास करती हूँ। अरे नहीं माँ जी, मैं टीचर हूँ और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, इसलिए पेन से लिख लिख कर मेरे हाथों के निशान नीले हो गए हैं। अच्छा अच्छा, ये बात है। मैं तो बेकार में ही परेशान हो रही थी कि मेरी बहू नीली कैसे पड़ गई। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन काव्या छत पर धूप में कपड़े धो रही थी। वो खुद से कहती है, अब जल्दी से कपड़ों में नील डाल देती हूँ ताकि सफ़ेद कपड़े चमक जाएं। नील डालते वक्त डिब्बा फैल जाता है और काव्या के दोनों हाथ नीले पड़ जाते हैं। जहाँ जहाँ वो हाथ लगाती, उसका शरीर भी हल्का हल्का नीला पड़ने लगता। हे भगवान, ये क्या हो गया, मैं तो पूरी नीली पड़ गई। तभी शारदा मूंगफली लेकर छत पर आती है और अपनी नीली बहू को देखकर सीढ़ी पर ही रुक जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? या तो मेरी बहू एलियन है या फिर नागिन। अब शारदा को पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी बहू नागिन है। वो तुरंत अपनी पड़ोसन सरोज के पास जाती है, जो उसकी तरह नागिन नाटक की दीवानी थी। सरोज कहती है, मुझे तो तेरी बात बिल्कुल सही लग रही है। आजकल प्याज वाली भूतनी हो सकती है, पायल वाली चुड़ैल हो सकती है, तो नागिन बहू क्यों नहीं? दोनों मिलकर एक सपेरे को बुला लेती हैं। सपेरा बीन बजाने लगता है। तभी काव्या कानों पर हाथ रखकर आती है। माँ जी, ये क्या कर रही हैं? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे माइग्रेन है। सरोज बोल उठती है, देखा, नागिन को बीन से तकलीफ हो रही है। मधु गुस्से में चिल्लाती है, आप लोग पागल हो गए हैं क्या? 21वीं सदी में ऐसी बातें करते हैं? कुछ दिन बाद शारदा और सरोज काव्या के कमरे की जासूसी करने का फैसला करती हैं। कमरे में रखे बक्से को खोलती हैं, लेकिन उसमें नागमणि नहीं बल्कि ऑफिस की फाइलें और कॉलेज के मेडल होते हैं। तभी सपेरे को एक रबड़ का सांप मिलता है। उसी वक्त आदित्य घर आ जाता है। वो सब कुछ देखकर गुस्से में कहता है, माँ, ये कोई नागिन नहीं है, ये मेरी पढ़ी लिखी पत्नी है और इसे माइग्रेन है। आदित्य सपेरे को पैसे देकर भगा देता है और काव्या को कमरे में ले जाकर आराम कराता है। शारदा कसम खाती है कि वो अब नागिन की जगह क्राइम थ्रिलर देखेगी।